AS29। इसके अंदर क्या है, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो रिजल्ट करेगा ऑब्लिगेटिंग इवेंट को, अगर वो है तो देखना है क्या प्रोबेबल आउटफ्लो है, अगर वो भी है तो देखना है क्या रिलायबल एस्टिमेट किया जा रहा है, अगर है तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो रिजल्ट करेगा ऑब्लिगेटिंग इवेंट को, अगर वो नहीं है तो देखना है क्या प्रोबेबल ऑब्लिगेशन है, अगर प्रोबेबल ऑब्लिगेशन है और वो रिमोट है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है और वो रिमोट नहीं है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, प्रोबेबल आउटफ्लो नहीं है, प्रोबेबल आउटफ्लो नहीं है और वो रिमोट है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो रिमोट नहीं है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, प्रोबेबल आउटफ्लो भी है और लेकिन रिलायबल एस्टिमेट जो है वो नहीं है, ऐसा रेयर केस होगा तो उसके अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंटिंजेंट लायबिलिटी को। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। एट दी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2021 को, एक कंपनी है जो फाइंड कर रही है कि 20 लॉस शूट आउटस्टैंडिंग होंगे। कंपनी ने फाइंड किया गया है कि 20 लॉस शूट्स हैं जो वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी चल रहे हैं और वो सेटल नहीं होंगे जब तक अप्रूवल नहीं हो जाता अकाउंट्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। जो पॉसिबल आउटकम से एस्टिमेट किया जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा वो नीचे दिया गया है। 5 केसेस की प्रोबेबिलिटी लग रही है कि हम लोग 100% वो जीत जाएंगे। नेक्स्ट जो 10 केसेस है उसके विन की सिचुएशन 50% की प्रोबेबिलिटी है। लूज़ की सिचुएशन जो लो डैमेजेस है उसकी कितनी है, 40%, जिसमें लॉस कितना होगा, 1,20,000 का। जो लॉस हाई डैमेज है वो 10% की प्रोबेबिलिटी है, 2 लाख का लॉस होगा। रिमेनिंग 5 केसेस के अंदर जो विन की प्रोबेबिलिटी है वो 50% है और जो लूज़ की प्रोबेबिलिटी है लो डैमेजेस की वो 30% है, जिसका लॉस 1 लाख होगा। और जो लॉस हाई डैमेज इसका है वो 20% की प्रोबेबिलिटी है, 2,10,000 होगा। आउटकम हर केस के अंदर टेकन किया जाता है सेपरेट एंटिटीज़ के द्वारा। एस सर्टेन कीजिए अमाउंट जो कंटीजेंट लॉस की है एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए इन रेस्पेक्ट thereof एज पर एस 29 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज़ एंड द कंटीजेंट असेट। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ को डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड की जाती है तो। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस अराइज होता है आउट ऑफ द पास्ट इवेंट्स लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एज अ प्रोविजन। अगर प्रोबेबल नहीं है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा जो एम्बोर्डिंग करेगा इकोनॉमिक बेनिफिट जो रिक्वायर्ड करेगा सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस को। जो प्रोबेबिलिटी है आउटफ्लो की रिसोर्सेज की जो एम्बोर्ड करेगा इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर वो रिमोट नहीं है, जो अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन है अगर वो मेजर्ड नहीं किया जाता सफिशिएंट रिलायबली कि वो रिकॉग्नाइज्ड करेगा प्रोविजंस को। इस केस के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है फर्स्ट 5 केस के अंदर वो तो 100% है। एंड इस वजह से जो क्वेश्चंस ऑफ प्रोवाइडिंग द कंटिजेंट लॉस वो अराइज ही नहीं होता, यानी कंटिजेंट लॉस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, कंटिजेंट लायबिलिटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, विन की प्रोबेबिलिटी है वो कितने हैं, नेक्स्ट 10 केस के अंदर 50% है और रिमेनिंग 5 केस के अंदर 50% है। एज पर एस 29 रिवाइज्ड के हिसाब से हमको प्रोविज़न बनाना पड़ेगा लॉस का अगर वो प्रोबेबल है। एज जो लॉस है वो अपीयर कर रहा है, प्रोबेबल। एंड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है जो एम्बोर्ड करेगा इकोनॉमिक बेनिफिट वो रिमोट है, इसलिए डिस्क्लोज़र करना पड़ेगा नोट्स के अंदर। इस पर्पस के लिए जो डिस्क्लोज़र है कंटिजेंट लायबिलिटी का वो दिखाना पड़ेगा नोट्स के अंदर। अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो एक्सपेक्टेड लॉस नेक्स्ट 10 केसेस के लिए 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे और 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 68,000। और एक्सपेक्टेड लॉस रिमेनिंग 5 केस के लिए कितना आएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30% करेंगे
और 2,10,000 मल्टीप्लाई बाई 20% करेंगे तो टोटल आ जाएगा 72,000। डिस्क्लोजर कंटिजेंट लायबिलिटी का कौन से बेसिस पे बनाएंगे? मैक्सिमम लॉस के बेसिस पे, जो हाईली अनरियलिस्टिक है। इसलिए जो बेटर अप्रोच क्या है हमारा कि डिस्क्लोज कर दो ओवरऑल एक्सपेक्टेड लॉस, जो कि कितना बन रहा है 10,40,000। कैसे आ रहा है? 68,000 और मल्टीप्लाई बाय कितने केसेस हैं हमारे पास? 10 केसेस हैं, और 72,000 जो 5 नेक्स्ट केसेस हैं उसका कितना है? 5 है। तो 68 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 72,000 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो 10,40,000 की हमको कंटीजेंट लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। एक कंपनी है जो प्रोसेस कर रही है फाइनलाइजेशन ऑफ हिज अकाउंट, जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022। कंपनी ढूंढ रही है एडवाइस किसके लिए? फॉलोइंग के लिए। कंपनीज की सेल्स टैक्स असेसमेंट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, जो कंप्लीट हुआ है 14 फरवरी 2024 को, जिससे डिमांड निकल के आ रही है 2.76 करोड़ की। कंपनी ने पेड किया है एंटायर क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट करना चाहती है विदाउट प्रिजुडाइज टू राइट ऑफ अपील, मतलब वो अपील में जाना चाहती है। कंपनी ने अपील फाइल कर दी है अपीलेट अथॉरिटीज़ को। किस ग्राउंड पे? कि जो टैक्स है जो एडिशंस किया गया है असेसमेंट ऑर्डर के द्वारा, कितने सम का? 2.10 करोड़ का। मतलब था कितना? 2.76 करोड़ का, लेकिन अपील कितने की फाइल की गई? 2.10 करोड़ की। सिंस अगर कंपनी ने अपील ही फाइल नहीं की है 0.66 करोड़ की, मतलब 2.76 माइनस बाय 2.10 करोगे तो 0.66 करोड़ आ जाएगा। तो उसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है अकाउंट्स के अंदर, जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को। जो अमाउंट पेड की गई है प्रोटेस्ट के अंदर, उसको हमको कैसे, किस हेड में रखाना पड़ेगा? लोन्स एंड एडवांसेस के हेड में रखना पड़ेगा। एंड जो एंड उसको डिस्क्लोज करके रखना पड़ेगा एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। कितना अमाउंट? 2.10 करोड़ का। जो कंपनी है, सेकंड केस देखते हैं। जो कंपनी है वो एंटर्ड कर रही है वेज एग्रीमेंट में मई 2022 को, जहां पर लेबर यूनियन ने एक्सेप्ट किया है रिविजन्स वेजेस जून 2021 से। जो एग्रीमेंट है वो किया गया है हाइक के लिए, कब तक? मई 2022 तक। जो अभी तक पेड नहीं किया गया एम्प्लॉयज़ को, लेकिन सेटलमेंट की जाएगी जब रिटायरमेंट होगा उनका तब। तो कंपनी एग्री कर रही है कि वो अमाउंट को वो डिपॉजिट कर देगी एरियर्स इन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, जो कि कब तक करेगी? वो सितंबर 2022 तक। तो जो एरियर्स है फॉर द पीरियड जून 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का, उसको हमको प्रोवाइड करके रखना पड़ेगा अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज के अंदर, जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। क्वेश्चन 17 देखते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑपरेट कर रही है ऑफशोर ऑयल फील्ड्स, जहाँ पर उसने लाइसेंस एग्रीमेंट किया गया है रिमूव करने के लिए ऑयल रिग्स, एंड ऑफ द प्रोडक्शंस के अंदर उसको रिस्टोर भी करके देना पड़ेगा। जो सी बेड्स होगा, मतलब समुंदर के अंदर की जो सतह होगी उसको भी उसको सही करके देना पड़ेगा। जो पाइप माइप बिछाएगी वो उसके अंदर समुंदर के अंदर डिगिंग विगिंग करेगी, उसके बाद से जो ऑयल निकालेगी, उसके जो उस ऑयल निकालेगी, उससे जो समुंदर की सतह में जो भी लॉस होगा, डैमेज होगा, उसको भी उसको रीस्टोर करके देना पड़ेगा। 90% ऑफ द इवेंचुअल कॉस्ट जो है वो रिलेट कर रही है रिमूवल ऑफ द ऑयल रिग्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ द डैमेज, जो कॉस्ट करेगी उसको बिल्ड करने के लिए। 10% जो है वो अराइज किया जा रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑयल से। बैलेंस शीट डेट पे रिग कंस्ट्रक्ट की गई है, बट कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया उसमें से, मतलब सिर्फ बिछा दी है पाइप, लेकिन उसमें से अभी तक ऑयल निकाला गया नहीं है। AS29 के हिसाब से बताइए कैसे हम इसको डील करेंगे एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के अंदर, जो बैलेंस शीट डेट पे है। तो कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑयल रिग्स जो क्रिएट किया गया ऑब्लिगेशन, जो क्रिएट करेगा ऑब्लिगेशंस टर्म्स ऑफ द लाइसेंस के अंदर, कि आपको रिमूव करनी है रिग्स एंड रिस्टोर भी करके देना है सी बेड एंड थस ऑब्लिगेटिंग इवेंट, ये एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। एट दी बैलेंस शीट डेट पे कोई ऑब्लिगेशंस रेक्टिफाइड नहीं किया जा रहा है डैमेज का, जो कॉस्ट करेगा एक्सट्रैक्शंस ऑफ द ऑयल। मतलब अभी तक कोई कॉस्ट नहीं किया गया है, मतलब निकाला नहीं गया है ऑयल को। एंड जो आउटफ्लो है रिसोर्सेज जो एम्बोर्ड करेगा इकोनॉमिक बेनिफिट सेटलमेंट
इज़ प्रोबेबल, उसका सेटलमेंट का प्रोबेबिलिटी है। दस जो प्रोविजंस है वो रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा फॉर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ 90%, किसका 90% ऑफ इवेंचुअल कॉस्ट, यानी जो पहले 90% की कॉस्ट लग रही है उसका प्रोविज़न रिकॉग्नाइज्ड किया जा सकता है, जो रिलेट करेगा रिमूवल ऑफ द ऑयल रिग्स एंड द डैमेज जो कॉस्ट किया जाता है बिल्डिंग इट के लिए, मतलब उसको बनाने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए जो भी 90% का खर्चा लग रहा है उसका प्रोविज़न हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये जो कॉस्ट है ये इंक्लूड करेगी एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑयल रिग्स। कहाँ पर दिखाएंगे? एज अ पार्ट ऑफ ऑयल कॉस्ट ऑफ ऑयल रिग्स, मतलब ऑयल रिग्स के कॉस्ट के अंदर दिखाएंगे। फिर भी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है कि रेक्टिफाइड करेंगे हम लोग डैमेज को, जो कॉस्ट करेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑयल के लिए। एज नो ऑयल, कोई भी ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया बैलेंस शीट डेट तक, इसलिए कोई प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी उसको एक्सट्रैक्ट करने की जो कॉस्ट लग रही है उसके अंदर जो बैलेंस शीट डेट पे है। जो 10% कॉस्ट है जो अराइज की जाती है एक्सट्रैक्शंस के लिए ऑयल को, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ लायबिलिटी जब ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तब। मतलब अभी सिर्फ हम लोग 90% को ही कंसिडर करेंगे, वो जो 10% है वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों 90% को ही कंसिडर करेंगे? क्योंकि 90% के अंदर हमारा काम चालू हो चुका है, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन है 10% के अंदर वो अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए उसका कोई भी प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है।